हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू मेक एजुकेशन। और बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलो उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात, बहुत सारे टाइप का स्पेक्ट्रम होते हैं बेटा। यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, तो यह सिलेबस में, तो इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। मान लीजिए कि हमने ऐसे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 तक मैंने लिखा, ठीक है। मान लीजिए बेटा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्या, पहले इलेक्ट्रॉन को क्या किया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड एनर्जी बाहर से यहाँ पर दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके जो हायर एनर्जी लेवल है यहाँ पर जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा एनर्जी उतना ही ज्यादा हायर एनर्जी लेवल, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है बेटा, और यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जहां पर भी हो गया सबसे ज्यादा मैक्स टू मैक्स कितना टाइम रहेगा, 10 टू द पावर -8 सेकेंड। 10 टू द पावर -8 सेकेंड टाइम यहाँ पर स्टे करेगा, उसके बाद वापस आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए सपोज तुमको पापा ने कुछ पैसा दिया, पैसा हो सकता है 50 रुपीज हो सकता है, 100 रुपीज हो सकता है, 500 रुपीज हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो तुमको 50 रुपीज दिया गया, तो 50 रुपीज देने के लिए क्या करोगे, तुम कहां पर जाओगे खाने के लिए। कोई एक छोटा दुकान है, वहां पर फास्ट फूड का दुकान, वहां पर जाओ, जाकर तुम खाओगे। तो पहला पहला जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला जाएगा और सेकेंड एनर्जी लेवल पे जाओगे, ठीक है। मान लीजिए तुमको 500 रुपीज दिया गया, तो बेटा कोई रेस्टोरेंट पे जाओगे, लोकल कोई रेस्टोरेंट है, वहां पर जाओगे, रेस्टोरेंट पे जाकर वहां पर खाना खाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए तुमको 1000 रुपीज और 2000 रुपीज दिया गया, तो 2000 उससे भी ज्यादा कोई अच्छा एक रेस्टोरेंट है, तो वहां पर जाओगे, ठीक है। मान लीजिए कि 50,000 रुपीज दे दिया तुमको, मान लीजिए 50,000 रुपीज दे दिया, तो बेटा तुम क्या करोगे, तुम एकदम कश्मीर और दार्जिलिंग घूमने जाओगे, ठीक है ना। लेकिन बेटा यहाँ पर इनको एनर्जी देने के बाद वो क्या किया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, कोई एक हायर एनर्जी लेवल पे गया। लेकिन बेटा तुम जाओगे रेस्टोरेंट, तुम जाओगे कोई बड़ा रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल, और जहां पर भी जाओगे, क्या होगा, जब तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा तुमको बोला जाएगा कि भागो यहाँ से, ठीक है ना। तो सेम बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाने के बाद वो 10 टू द पावर कोई भी हायर एनर्जी लेवल को जाएगा, तो मैक्स टू मैक्स 10 टू द पावर -8 सेकेंड वहां पर रह जाएगा। समझ में बात आई, ठीक है। कि when an electron in hydrogen atom get excited to the higher energy level, it stays there for 10 to the power -8 सेकेंड। कितना टाइम रहेगा, 10 टू द पावर -8 सेकेंड रहेगा, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। देन क्या करेगा, 10 टू द पावर -8 सेकेंड रहेगा, उसके बाद क्या करेगा बेटा, उसके बाद वो वापस आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, अलग अलग पाथ से वो वापस आएगा, ठीक है। यहाँ से वापस आएगा, हो सकता है कि वेरियस पाथ से आएगा। जब बेटा वेरियस पाथ से आएगा तो क्या होगा, वहां पर अलग अलग वेवलेंथ का एनर्जी रेडिएट करेगा, फोटोन रेडिएट करेगा, अलग अलग एनर्जी का फोटोन रेडिएट करेगा, ठीक है। तो जो फोटोन रेडिएट करेगा बेटा वही यहाँ पर स्पेक्ट्रम के रूप में वो निकलेगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम के रूप में, लाइट के रूप में, फोटोन के रूप में। तो फोटोन लाइट का तो स्पेक्ट्रम होते हैं बेटा, यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम होगा बेटा।
इस कलर्ड लाइन मिलेगा, कुछ अलग अलग कलर, जितना वेवलेंथ सारे कलर के लिए अलग अलग वेवलेंथ है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है बेटा। तो अलग अलग यहाँ पर लाइन के लिए अलग अलग वेवलेंथ भी जो कलर का जो लाइन मिलेगा, इसलिए इसका लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है। तो when an electron in hydrogen atom get excited to the higher energy level, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। when an electron in hydrogen atom get excited to the higher energy level, हायर एनर्जी लेवल पे एक्साइटेड किया जाएगा, तो स्टेज फॉर 10 to the power minus 8 सेकेंड ऑन, ठीक है। स्टेज देयर फॉर 10 to the power minus 8 सेकेंड। देन क्या करेगा, देन फॉल बैक टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में आ जाए। ग्राउंड स्टेट का मतलब जहां से वो गया था, जहां से घर से तुम जाओगे, ठीक है, तो घर वापस आओगे, घर से जाओगे तो घर वापस आओगे, ठीक है ना। फॉल्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। तो ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, ठीक है। कुछ क्या करेगा यहाँ पर, सॉरी, ग्राउंड स्टेट बाय वेरियस पाथ, अलग अलग पाथ से। मान लीजिए कि तुम्हारा कोई जब तुम रेस्टोरेंट जाओगे तो तुम्हारा कोई फ्रेंड का घर है, वहां पर तुम थोड़ी देर के लिए रुक के घर वापस आए, ऐसा हो सकता है ना। तो वहां पर भी ग्राउंड स्टेट कैसे आया कि वेरियस पाथ से आया, ठीक है। ड्यूरिंग विच इट क्या करेगा, एमिट करेगा एनर्जी, अलग अलग एमिट करेगा। जब यहाँ से ये आया तो वहां सुबह, और मान लीजिए यहाँ से डायरेक्ट यहाँ, ये हो सकता है ना, अलग अलग पाथ से। इट एमिट्स रेडिएशन, radiation of different wavelength, ठीक है। डिफरेंट वेवलेंथ का वो रेडिएशन एमिट करेगा बेटा, ठीक है। डिफरेंट वेवलेंथ का वो रेडिएशन एमिट करेगा, which are obtained as colored line in the spectrum, ठीक है। जो स्पेक्ट्रम में उसको दिखा जाएगा तो कलर लाइन आएगा बेटा, इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम यही बोला जाता है, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कोई हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, वहां पर मैक्सिमम 10 to the power minus 8 सेकंड रहेगा, उसके बाद वापस आएगा। तो वापस आने का टाइम वो एनर्जी एमिट करेगा। जो एनर्जी एमिट करेगा वो किसके फॉर्म में, अलग अलग वेरियस पार्ट में आएगा, तो अलग अलग एनर्जी में एमिटेड होगा, और फोटोन भी अलग अलग वेवलेंथ का फोटोन एमिशन होगा यहाँ पर। तो जिसका मतलब है कि जो स्पेक्ट्रम है वहां पर अलग अलग कलर लाइन वहां पर दिखाई देगा। समझ में आएगा बात, ठीक है। तो चलो बेटा, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे और तब क्या होगा पता करेंगे, ठीक है। चलो, मान लीजिए फॉर द ट्रांजिशन N2 to N1, मान लीजिए हायर एनर्जी लेवल N2 है और लोअर एनर्जी लेवल बेटा यहाँ पर N1 है, ठीक है। N2 से N1 ट्रांजिशन के लिए क्या होगा, डेल्टा E इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे कि जब एमिटेड एनर्जी, ठीक है, कितना एनर्जी रिलीज होगा, डेल्टा E इक्वल टू E ऑफ N2 माइनस E ऑफ N1, E ऑफ N2 माइनस E ऑफ N1। इसका मतलब है कि डेल्टा E इक्वल टू EN2, EN का मतलब क्या होता है, माइनस 2 पाई स्क्वायर mz² e टू दी पावर 4 बाई n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पर माइनस 2 पाई स्क्वायर mz² e टू दी पावर 4
बाई n2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e टू द पावर 4 बाई n1 स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, और डेल्टा ई इक्वल टू बेटा एच न्यू हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर n1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पहले इसको लिखो 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e टू द पावर 4 बाई n1 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e टू द पावर 4 बाई n2 स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, अब h न्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं h c बाई लैम्डा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो बेटा कि 2 पाई स्क्वायर m टू द पावर 4 बाई h स्क्वायर इंटू z स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ठीक है ना, पूरा कॉमन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो बेटा 1 बाई लैम्डा इक्वल टू होगा 2 पाई स्क्वायर m टू दी पावर 4 बाई सी एच क्यूब इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। बेटा ये जो वैल्यू है 2 पाई m e सी एच, सारे वैल्यू पता है। ठीक है ना, तुमको पता है सारे वैल्यू, m का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, c क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, h प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, सारे के सारे चीज यहाँ पर पता है। ठीक है ना, प्रीवियस क्लास में हम लोग इसके ऊपर चर्चा किया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बाई लैम्डा 1 बाई वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है बेटा, वेव नंबर, वेव नंबर। ठीक है, इक्वल टू इसको हम r लिखेंगे इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ठीक है, r क्या है यहाँ पर, r इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m जेड m टू दी पावर 4 बाई सी एच क्यूब, पूरा कांस्टेंट वैल्यू हो, इसको हम लोग बोलेंगे रिडबर्ग्स कांस्टेंट। रिडबर्ग्स कांस्टेंट इसका वैल्यू होता है बेटा 109 सेंटीमीटर इन। कभी कभी इसको 677 भी लिखा जाता है। ठीक है, कोई कुछ बुक्स है ऐसा 109677 सेंटीमीटर इन, बस ये भी उसको बोला जाता है, बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हो गया हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, ये आ गया हमारा रिडबर्ग इक्वेशन। ठीक है, हमारा रिडबर्ग इक्वेशन, ये आ गया हमारा रिडबर्ग्स की इक्वेशन, रिडबर्ग इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया ना, तो ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्या लिखते हैं। रिडबर्ग इक्वेशन को याद रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ठीक है, इसको याद रखो। ओके, चलो अब देखो क्या होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ेंगे कैसे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब थोड़ा इसका डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 5 है, n इक्वल टू 6 है, n इक्वल टू 7 है, और बेटा इसको हम इनफाइनाइट लिख देते हैं, इक्वल टू इनफाइनाइट, ऐसे जाते हैं तो यहाँ पर इनफाइनाइट। ठीक, तो बेटा एक चीज तो हो सकता है कि 1 में आ सकता है, 2 से 1 हो सकता है, 3 से 1 हो सकता है, 4 से 1 हो सकता है, 5 से 1 हो सकता है, 6 से 1 हो सकता है बेटा, 7 से 1 हो सकता है। ये सारे अलग अलग चीजों को जब अलग अलग जो यहाँ पर एनर्जी सेल है, तो जब आएगा बेटा वो जो सीरीज बनाया गया यहाँ पर, जब 1 में आएगा, 2 से आएगा, 3 से आएगा, 4 से आएगा, 5 से आएगा, 6 से आएगा और इनफाइनाइट से आएगा, तो बेटा उसको हम लोग बोलेंगे लाइमैन सीरीज। क्या बोला जाता है, लाइमैन सीरीज, इसको बोला जाता है लाइमैन सीरीज। जब 2 में आएगा बेटा, हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, 2 में आएगा तो बामार सीरीज। क्या बोला जाता है, बामार सीरीज, लीमैन बोला जाता है, इसको बोला बामार। 3 में आएगा तो बेटा इसको बोला जाता है पैसन। ठीक है, 4 में आएगा तो बोला जाता है बेटा ब्रैकेट। ठीक है, 4 में आएगा तो बोला जाता है बेटा ब्रैकेट। 5 में आएगा तो पीफांड बोला जाता है इसको, पीफांड। ठीक है, 6 में आएगा तो बेटा इसको बोला जाता है हम्फ्रीज और हम्फ्रे, हम्फ्रीज। ठीक है, हम्फ्रीज सीरीज बोला जाता है। तो बेटा जब 1 में आएगा तो लेमन, 2 में आएगा बामर, 3 में आएगा तो पैसन, 4 में आएगा तो बेटा ब्रैकेट और 5 में आएगा पीफांड और बेटा हम्फ्रीज। ठीक है, तो ये सारे जो सीरीज आया ना, जब 1 में आएगा, ऊपर से 1 में आएगा तो लीमैन सीरीज बनेगा, 2 में आएगा तो बामर सीरीज बेटा,
तो यहाँ पर लोअर एनर्जी लेवल क्या है, लोअर एनर्जी लेवल यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 जैसा है। तो बेटा यहाँ पर देखो कि लोअर एनर्जी लेवल कहां पर आएगा, कौन सी सीरीज में कहां पर आएगा, वो बेटा यहाँ पर फिक्स है। 1 में आएगा तो लिमन सीरीज, 2 में आएगा तो बामा सीरीज, 3 में आएगा तो पर्सन सीरीज, 4 में आएगा तो ब्रैकेट सीरीज, 5 में आएगा तो पिफांड सीरीज, 6 में आएगा तो हम्फ्री सीरीज। ऐसा होता है, ठीक है ना। तो बेटा ये सारे की चीज हम लोग एक टेबल में करेंगे, ठीक है, सारे चीजें हम लोग एक टेबल में करेंगे। चलो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सीरीज N1 का वैल्यू फिक्स है बेटा, N2 का वैल्यू भी, ठीक है, N1 N2। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि रिडबर्ग इक्वेशन क्या होगा, तो रिडबर्ग इक्वेशन, ठीक है। और बेटा स्पेक्ट्रल रीजन, स्पेक्ट्रल रीजन, ठीक है, कौन से रीजन में आएगा, ठीक है, बोला ना मैंने कि अलग अलग कुछ वेवलेंथ होगा, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। पहला सीरीज है बेटा लाइमन, लाइमन सीरीज, उसके बाद आएगा बामर, उसके बाद था पैसन, उसके आगे होगा ब्रैकेट, उसके आगे होगा पीफंड, उसके आगे होगा बेटा हम्फ्रीज, ठीक है, हम्फ्रीज। तो बेटा N1, यहाँ पर N1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। N2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है 2 3 4 एकदम अप टू इनफाइनाइट। तो रिडबर्ग की इक्वेशन बेटा क्या होगा, लिमन 1 बाय लैम्डा एल लिखा मैंने इक्वल टू न्यू बार एल इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इनटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। यहाँ पर ये पूरा हम तुम लोग लिख लो, ठीक है, हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, बाद में जो होगा वो लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 2 3 4 5 6 ऐसा हो सकता है। स्पेक्ट्रल रीजन बेटा इसका जो होता है वो है अल्ट्रा वायलेट यूवी, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में रहते हैं। ह्यूमन सीरीज का कौन सा होता है, यूवी रीजन में रहता है, ठीक है। 2 में आएगा तो ये होगा बेटा 3 4 5 6 ऐसा 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 अप टू इनफाइनाइट। और बेटा इसका रीजन होगा विजिबल, विजिबल रीजन में रहेगा बेटा ये, ठीक है, विजिबल। यहाँ पर बेटा इक्वेशन यहाँ पर लिख लो क्या होगा। पैसन के लिए होता है बेटा n2 वैल्यू 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ये होता है बेटा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर 4 में क्या होगा बेटा, यहाँ पर 5 6 7 8 ऐसा इनफाइनाइट तक हो सकता है। ये भी होता है बेटा इंफ्रारेड आया, ठीक है। पिफांड में हो सकता है बेटा 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट। ये होगा बेटा फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, ठीक है। और 6 में होगा बेटा तो यहाँ पर 6 7 8 9 एंड अप टू इनफाइनाइट। ये भी बेटा फार इंफ्रारेड, ठीक है, ठीक है। ये होगा बेटा पूरा सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का 6 सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए बेटा सारे के सारे सीरीज लिमन बामर पैसन ब्रैकेट फुल हम्फ्रीज। लिमन के लिए N1 का वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होता है, लिमन के लिए 1, बामर के लिए 2, पैसन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, पिफांड के लिए 5, हम्फ्रीज के लिए 6। ये ऑर्डर बेटा ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ऑर्डर लिमन बामर पैसन ब्रैकेट फुल हम्फ्रीज, ठीक है, ऐसा एक ऑर्डर बेटा यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब कुछ चीजें हम लोग सीखेंगे, अब कुछ चीजें हम लोग सीखेंगे। क्या चीज, देखो मान लीजिए लाइमैन सीरीज का, ठीक है, लाइमैन, इसको लिमन भी बोला जाता है। इस लाइमैन सीरीज में क्या हुआ कि जो फर्स्ट लाइन आएगा बेटा, फर्स्ट लाइन, ठीक है, जो फर्स्ट लाइन है, और फर्स्ट लाइन को बोला जाता है बेटा एच अल्फा, एच अल्फा बोला जाता है, ठीक है। इसके लिए बेटा N1 तो फिक्स था लाइमैन के लिए, N1 इक्वल टू 1 और N2 इक्वल टू बेटा होगा 2, ठीक है। सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन एच बीटा बोला जाता है। N1 तो फिक्स है बेटा 1, N2 इक्वल टू होगा 3। थर्ड लाइन N1 इक्वल टू 1 फिक्स है, N2 इक्वल टू होगा 4, ठीक है बेटा, H गामा। समझ में आया बात। फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइन सारे की सारे बात यहाँ पर आ गया। जैसा लिमन का हुआ सेम बेटा यहाँ पर बामर का भी होगा। फर्स्ट लाइन,
फर्स्ट लाइन के लिए क्या होगा, n1 इक्वल टू 2, यह कांस्टेंट है बेटा, n2 कितना आएगा, n2 इक्वल टू 3। सेकंड लाइन n1 इक्वल टू 2, n2 इक्वल टू 4। थर्ड लाइन n1 इक्वल टू 3, सॉरी 2 और n2 इक्वल टू 5। ऐसे सेम ही आएगा, क्वेश्चन का भी सेम होगा बेटा, ऐसे एक याद रखो, ठीक है। एच अल्फा एच बीटा का एच गामा, इसका भी बोला जाता है अल्फा लाइन है, बीटा लाइन है, एच बीटा बोला जाता है इसका एच गामा, ठीक है। ये सारे के सारे बेटा याद रखना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन में बेटा फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ऐसा देते हैं कि फर्स्ट लाइन का जो गामा सीरीज का जो सेकंड लाइन आएगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, उसका वेव नंबर क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेटा याद रखो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, दो क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि कोई भी एक सीरीज दे दिया और सीरीज देके बोला कि यहाँ पर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, ठीक है, वेवलेंथ कहां पर मिलेगा और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहां पर मिलेगा, ठीक है, देते कभी कभी। और क्या है वैल्यू कोई भी सीरीज का जब लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, फॉर ए स्पेसिफिक सीरीज, फॉर लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, कुछ भी बोला जाए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, चलो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल सकते हैं, ठीक है। और जब वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगा तो फ्रीक्वेंसी तो सबसे कम होगा बेटा, स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी सबसे कम, ठीक है, स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तब बेटा क्या होगा, अब देखो एक बात कि E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये तो पता चल गया कि जितना दूर जाओगे न्यूक्लियस से, जितना बाहर जाओगे एनर्जी बढ़ेगा बेटा। तो एनर्जी बढ़ने से लैम्डा क्या होगा, कम होगा। और बेटा सबसे जहां पर एनर्जी कम होता है, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी गैप जहां पर सबसे कम, वहां पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगा। समझ में आ गया ना कि एनर्जी के साथ वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद वेवलेंथ और वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद एनर्जी, ठीक है, जो कुछ भी बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 तो ठीक है, n1 तो फिक्स्ड है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीरीज के मुताबिक होगा 11 के लिए 1 और n2 होगा बेटा n1 प्लस 1, ठीक है, n1 प्लस 1 होगा बेटा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, ठीक है। और बेटा जब फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोला जाए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, तब क्या होगा बेटा n1 क्या होगा, n1 तो अकॉर्डिंग टू सीरीज होगा, इसका तो कोई चेंज नहीं है, अकॉर्डिंग टू सीरीज होगा। लेकिन n2 यहाँ पर हो जाता है इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जब सबसे ज्यादा है, एनर्जी जब ज्यादा रहने से बेटा क्या होगा, एक वेवलेंथ सबसे कम होगा, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया भाई, n1 और n2 का वैल्यू बेटा याद रखो, हम लोग अभी अभी एक क्वेश्चन करेंगे, इसको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलो तो क्वेश्चन करेंगे, तो आगे बेटा और दो तीन यहाँ पर चीजें हैं दिखना है। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन jump from n2 to n1, n2 to n1, n2 से n1 जंप किया, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, number of spectral line equal to n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1
डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, n2 माइनस n1 और n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और बेटा और एक चीज हो सकता है, n2 माइनस n1 कब होगा एप्लीकेबल, व्हेन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल, सिंगल इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल, ठीक है, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, ठीक है, ओके। तो ये हो गया बेटा हमारा जो सारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जो बात थी ये हो गया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्वेश्चन दिया बेटा, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम if electron moves from sixth to second by transition in multi steps, then find out the number of lines in spectrum। देखो बेटा ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, बहुत इजी है बेटा, फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जो फॉर्मूला यूज किया हम लोग, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है, इक्वल टू n2 माइनस n1 into n2 minus n1 plus 1 divided by 2, ठीक, जब n2 से n1 यहाँ पर बेटा 6 से 2 गया, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा, 6 minus 2 into 6 minus 2 plus 1 divided by 2, that is 4 into 6 minus 2 plus 1 के मतलब होगा 5 divided by 2, 2 2s are 4, that is 10, that is 10, ठीक है, 10 is the right answer। समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन हो, और एक क्वेश्चन हो सकता है बेटा यहाँ से, चलो क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। फॉर्मूला यूज करके हम लोग हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा कि इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम nth orbit to first orbit, by transition in multi steps, ठीक है। if there are total number of lines in spectrum are 10, then find out, क्या फाइंड करना है, then find out the value of it, इनका वैल्यू यहाँ पर निकालना, ठीक है। तो बहुत इजी है बेटा क्वेश्चन, कहां से कहा गया, n से फर्स्ट, n से 1, ठीक है, तो n2 का वैल्यू n है, ठीक है, तो n माइनस 1 n2 माइनस n1 into n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10, यही तो दिया ना, तो n into n plus 1 divided by 2 equal to 10, then n square minus 10 equal to 20, ठीक है, और n square minus 10 minus 20 equal to 0, then बेटा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं n square minus 5n plus 4n
-20 equal to 0. That is n into n minus 5 plus 4 into n minus 5 equal to 0. Then n minus 5 into n plus 4 equal to 0. Then n minus 5 equal to 0, n equal to beta 5, or n plus 4 equal to 0, then n equal to -4, और n not equal to -4. बेटा n का वैल्यू -4 नहीं हो सकता है, ठीक है, -4 नहीं हो सकता है, तो बेटा कौन सा होगा, n equal to 5, n equal to 5. तो कहां से ट्रांजिशन का आएगा, 5 से जब 1 में जाएगा तो 10 स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पर दिखाई देगा. समझ में आ गया ना बात, ठीक है. चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा कैलकुलेट wavelength of third line of bracket series in hydrogen spectrum. पहले क्या करना है बेटा, यहाँ पर पहले तो यहाँ पर देखो कि फॉर थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज N1 का वैल्यू कितना है, लिमन बामर पैसन ब्रैकेट 4, n इक्वल टू 4 और n2 इक्वल टू क्या होगा बेटा, जब 5 होगा तो फर्स्ट लाइन 6 होगा तो सेकंड लाइन 5 होगा तो फर्स्ट लाइन 6 होगा, सेकंड लाइन 7 होगा तो बेटा थर्ड लाइन. ठीक है, यही यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला है r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर. ठीक है ना. तो बेटा देखो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 बाई 4 स्क्वायर माइनस 1 बाई 7 स्क्वायर, यही तो कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं. ठीक है, जब बेटा कैलकुलेट करोगे तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r इंटू 1 बाई 16 माइनस 1 बाई 49. ठीक है, 1 बाई 16 माइनस 1 बाई 49, दैट इज बेटा यहाँ पर 1 बाय लैम्डा इक्वल टू हो सकता है r इंटू 49 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 16 इंटू 49, दैट इज 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r इंटू 33 डिवाइडेड बाई 784. ठीक है, 33 बाई 784. और बेटा यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा तो यहाँ पर पलट जाएगा तो 784 बाई 33r. ठीक है, r का वैल्यू यहाँ पर पुट करके तुम निकाल सकते हो कि वैल्यू कितना होगा. ठीक है, वो भी तुम लोग निकाल सकते हो, यहाँ पर कोई बात नहीं. ठीक है, ये हो गया हमारा लैम्डा का वैल्यू, वेवलेंथ का वैल्यू यहाँ पर निकल गया. समझ में आ गया ना. ठीक, चलो नेक्स्ट. यहाँ पर बोला गया एक क्वेश्चन दिया. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कैलकुलेट द रेशियो of maximum lambda of Lyman and Balmer series. Lyman and Balmer series ये यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो बेटे बेटा बोल दिया कि मैक्सिमम बोला जाएगा, मैक्सिमम लैम्डा मिलेगा इनटू इक्वल टू n1 + 1 करके. ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 बाई लैम्डा मैक्स. ठीक है, इसके लिए तो r इंटू यहाँ पर हाइड्रोजन तो बोला गया ना, यहाँ पर हाइड्रोजन ही बोला गया, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात है तो बेटा r इंटू 1 स्क्वायर लिखने का जरूरत नहीं है. r इंटू 1 बाई लिमन की जब बात आएगा तो 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर. ठीक है, जब लिमन की बात आएगा तो बेटा r इंटू होगा यहाँ पर क्या 1 माइनस 1 बाई 4, दैट इज r 3r बाई 4. देन लैम्डा मैक्स ऑफ लाइमैन इक्वल टू 4 बाई 3r. ठीक है, और 1 बाई लैम्डा मैक्स और बेटा यहाँ पर बामर के लिए r इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर 1 बाई 3 स्क्वायर, दैट इज r इंटू 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9. ठीक है, दैट इज बेटा यहाँ पर होगा 5r बाई 36. तो यहाँ पर लैम्डा मैक्स ऑफ बामर इक्वल टू 36 बाई 5r. ठीक है,
तो बेटा यहाँ पर जब हम लिखेंगे, जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे और लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लैम्डा मैक्स ऑफ लाइमन divided by lambda max of Palmer equal to 3r by 4 divided by 5r by 36. कितना होगा बेटा? 3r by 4 into 36 by 5r. r cancel, 4 9s are, that is 27 divided by 5 और 27 रेशियो 5 लिखेंगे, ठीक है, 27 रेशियो 5। ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन का आंसर। ओके, यहाँ पर और एक चीज की हम लोग बात कर लेंगे, और एक टॉपिक है यहाँ पर, तो बोर मॉडल यहाँ पर खत्म हो जाएगा बेटा, वो है लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल की लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, ठीक है, बोर मॉडल की लिमिटेशन, ठीक है। पहला है कि बोर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है। बोर मॉडल, बोर्स थ्योरी does not explain, okay, does not explain the spectrum of multi इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। नंबर 2, तो सिर्फ यहाँ पर जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और वन इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उसके लिए बोर थ्योरी काम करेगा। बेटा व्हाई द एंगुलर मोमेंटम mgr इक्वल टू nh बाय 2 पाई, क्यों होगा, ठीक है, नॉट बीन एक्सप्लेन्ड बाय बोर थ्योरी, ठीक है। बेटा एक क्यों होगा कि mgr इक्वल टू nh बाय 2 पाई, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh बाय 2 पाई क्यों होगा, ये बेटा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नंबर 3, बोर interrelated the quantum theory of radiation and the classical law of physics, ठीक है, without any theoretical explanation, कोई theoretical explanation नहीं था यहाँ, ठीक है, कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन और बेटा यहाँ पर जो क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स है विदाउट एनी थ्योरेटिकल कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं था, एक्सप्लेनेशन नहीं था, ठीक है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था, दैट वाज द बिगेस्ट ड्रॉबैक बेटा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि बोर इंटररिलेटेड quantum theory of radiation and classical law of physics without any theoretical explanation, ठीक है। नंबर 4, this theory cannot explain de Broglie's concept, Heisenberg's uncertainty principle, ठीक है, ये भी है, ठीक है बेटा। This theory cannot explain the de Broglie's concept, Heisenberg uncertainty principle, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और नंबर 2, it cannot explain the splitting of spectral line,
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो बेटा उसको हम बोलेंगे कि स्टार्क इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये है जीमन है, ये है जीमन इफेक्ट। इन दोनों को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बोर मॉडल की लिमिटेशन बच्चों, ठीक है। तो चलो आज यहाँ तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा द डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। और बेटा हम लोग उन दोनों को हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे आगे आगे, और बेटा बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है चक्कर में, ओके, तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। और बेटा इस रिलेटेड पिछले दिन का जो क्लास था बोर थ्योरी, ठीक है, बोर थ्योरी तो हम पढ़ लिया। आज हम लोग बेटा पढ़ा कि हाइड्रोस्पेक्ट्रम, इस सारे दोनों टॉपिक का क्वेश्चन हम लोग जो लिंक है वहां पर डाल देंगे, हम लोग जो और एक दूसरा चैनल है सारंश पथ, वहां पर हम लोग डाल देंगे, देख लीजिए बेटा, जरूर देखिए, जो प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर रहेगा, ठीक है। तो चलो आज यहाँ तो हमारा चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, ओके, चलो भाई टेक केयर।